आयशा रोते हुए मुस्वा के कमरे से निकली और वहीं दीवार के साथ ला के रोई। क्योंकि आपने ऐसा मेरा तमाशा देखते रहे। मैं कितना याद करती थी आपको, कितना इंतज़ार किया आपका। आप अच्छे से जानते थे मैं कितनी क्लोज थी आपसे, मगर आयशा ने अपने आंसू पोंछे। अब नहीं, अब मज़ीद मैं आपके बारे में नहीं सोचूंगी, कभी बात नहीं करूँगी आपसे, कभी नहीं। वो जो सोच रही थी कि अगर अचानक मुझसे के सामने आया तो वो कैसे रिएक्ट करेगी, मगर अब जब वो सामने आया तो आयशा ने उसे दुत्कार ही दिया। नीचे जाने से पहले अपने आंसू साफ करते हुए चेहरा पूछा दौरान ड्राइंग रूम में चले। उसकी सूरत आंखें सूरज चेहरा उसके रोने की चुगली खा रहा था। वो जल्दी से किचन में गई और पानी की चिंटे चेहरे पर मारी। जब भी वहाँ अक्सा बेगम चली आई। आयशा बेटा कुछ चाहिए था मुझे बताती। उन्होंने प्यार से पूछा तो एकदम ही आयशा का दिल बढ़ा, मगर फिर खुद को कंपोज करती हुई बोली, नहीं आंटी, वो मैं पानी पीने आई थी तो आंख में कुछ चला गया तो इसलिए फेस वॉश कर लिया। आयशा सर का बोली, अच्छा कुछ चाहिए हो तो बताना। तो जी आंटी, मैं ज़रा रामीन को देखती हूँ, वो बाहर लान में गई थी। आयशा उन्हें जवाब देती तेज़ी से वहाँ से निकल चलेगी। बहुत प्यारी बच्ची है माशाल्लाह से, अल्लाह नसीब बचा करे आमीन। वो आयशा को दुआ देती बाहर निकल गई। यारम की आंख खुली तो दुनिया का चेहरा उसके सामने था, मासूम सा गुलाबी चेहरा, और उसके चेहरे पर बिखरी जुल्फें। उसने आराम से उसके कान के पीछे अर्जी और दूल्हे के माथे पर बोसा दिया। आराम से दूल्हे का सर तकिए पड़कता मोटा, मगर 11 बजाती घड़ी देखे वो हैरान हुआ था, और वो इतनी देर कैसे सोया रहा। शायद दुनिया पास ही इतने दिन बाद उसे सुकून की नींद थी। वो मुस्कुराता हुआ अलमारी की जानवर अपना आरामदेह सूट निकालता फ्रेश होने चल दिया। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर निकला तो दुनिया जू कि तू सो रही थी। जान को उसकी नींद पर डश का कैसे भी इतना सारा सो लेती थी। उसके करीब जाकर बैठा तो आहिस्ता से हाथ उसके चेहरे पर रखा। दुनिया उठो, देखो सुबह हो गई है, बल्कि अब तो दोपहर दिन हमारे जल्दी से उठा। यार ने तेज आवाज़ में कहा, क्योंकि वो जानता था आराम से दूरिया उठने वाली नहीं। दूरिया उसकी आवाज़ पे आंखें खोली तो यार मुस्कुराया, शाह क्या है, सोने भी नहीं देते। 5 मिनट ऊँट सोने दे। वो करवट बदलती फिर से सो गई थी और यार ने हर्ष में की नजर से घूरा। तो ये आराम से उठा, कितना सोना है, अगर तुम ना उठी तो मैंने तुम्हें ठंडे पानी के टब में डाल देना है, जल्दी उठो। यारम उसे गुस्सा कर आने के सामने जा खड़ा, मगर दूरिया नजरअंदाज करती सोई रही। यारम बाल संवारता वापस उसकी तरफ आया। कुछ पाल उसे घूरा, मगर थोड़ी देर में दूरिया की चीखें सुनाई दे रही थी, क्योंकि यारम ने उसे वाकई उठा के पानी के टब में बिठा दिया था। शाह, ये क्या बदतमीज़ है कि उठाती, मुझे बहुत बुरे हैं आप। दुनिया रोने स्वयं बनाती टब से बाहर निकलने लगी, मगर यारम ने हाथ टब के दोनों किनारों पर रख कर उससे बाहर निकलने से रोका। मैं इससे भी ज़्यादा बुरा हूँ। अगर अब 10 मिनट में तुम फ्रेश होकर बाहर ना निकले तो मैंने अंदर आके तुम्हें खुद फ्रेश करवाना है, समझे। अब जल्दी से नहा के बाहर वेट कर रहा हूँ, एक साथ नीचे जाएंगे, हरी आप। यारम उसे धमकी देता बाहर निकला तो दुनिया को नाचार फ्रेश होना पड़ा, मगर साथ साथ वो यारम को भी मुफ्त अलकाबाज से नवाजी थी। मॉन्स्टर कहीं के सुबह सुबह ठंडे पानी में फेंक दिया, देखना अब मैंने भी बदला ना लिया तो मेरा नाम भी दुनिया नहीं। वो साथ साथ बड़बड़ाती जा रही थी जब बाहर से यारम की आवाज़ आई, और कितना टाइम लगेगा दुनिया, तुम बाहर आ रही हो या मैं अंदर आऊँ। यारम की आवाज़ सुन के वो अजीब थी, फंसी थी, क्योंकि वहाँ उसके कपड़े मौजूद नहीं थे सवाए एक टावल के। शाम मेरे कपड़े मुझे दे। दुनिया ऊंची आवाज़ में चला। उसके बाद सुन के यारम ने क्या लगाया था, सॉरी दुनिया, खुद आगे उठा लो अपने कपड़े, मुझे नहीं मिले। वो अलमारी से उसके कपड़े निकालता हुआ उसे चुरा रहा था, और दुनिया जंजलाई थी। तो फिर ठीक है, मैं सारा दिन यहीं बैठी रहूँगी। वो भी जिद करती बैठ गई। जालम ने 5 मिनट तो इंतजार किया, मगर जब वो ना आई तो मजबूर उससे खुद उठना पड़ा। ये लो कपड़े, जल्दी से चेंज करके बाहर आओ। दुनिया ने दरवाज़ा खोला तो यारम हाथ में उसके कपड़े थामे खड़ा था। दुनिया ने यूं ही हाथ आगे किया, यारम ने दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़ लिया। अब बताओ क्या कह रही थी तुम, कि सारा दिन अंदर बैठी रहोगी, हाँ। यारम ने उसका हाथ मजबूती से पकड़े हुए कहा। दुनिया उसके चला गई, समय के बाद से रो देने को थी। शाम मेरा हाथ छोड़े, वरना मैं कभी आपसे बात नहीं करूँगी। बिगी आवाज़ में दुनिया बोली, अच्छा ठीक है, मगर मुझे क्या मिलेगा बदले में। यारम ने उससे पूछा तो वो रो देने को हुई। शाबरीज में बस जो आप बोलेंगे वही मिलेगा, प्रॉमिस। पर अभी मेरा हाथ छोड़े और ड्रेस दे मुझे। तो एक बात सुन के यार ने उसका हाथ छोड़ दिया और उसका ड्रेस भी उसे दे दिया। ओके, मैं वेट कर चेंज करके आओ। यार वहाँ से हरता सो पे जाके बैठ गया। दुनिया चेंज करके आई तो यार उसका गुस्से से सुलझता चेहरा देख के मुस्कुराया। कितने मीन है ना, आप हमेशा तंग करते हैं मुझे। दुनिया मुँह फैलाई उससे फांसे से बैठे बोली तो यार उसके नज़दीक हुआ। अब तुमने प्रॉमिस किया था जो मैं मांगूंगा मुझे मिलेगा। यार में उसके गिद्ध बातों फैलाता वो बोला तो दुनिया ने इस बात में सहलाया, मुझे एक चीज़ चाहिए। यार में उसका यार में चेहरा उसके करीब किया और दुनिया को जी बढ़ के खुद पर गुस्सा है कि क्यों हम वहाँ वादा कर ले, मगर अब उसके अलावा कोई और हल भी तो ना था कि मैं मुकम्मल यार की कैद में थी। दुनिया ने उसके गाल पर हल्का सा बोसा दिया तो यार ने उसे घूरा। दुनिया, मुझे यहाँ किस चाहिए, वरना मैं जाने नहीं दूंगा।
यारम ने अपने होंठों की तरफ इशारा किया तो दुरिया की जान पे बनी, मगर यारम की बात मानने के अलावा वो कुछ कर नहीं सकती थी। यार दुरिया ने यारम के होंठों को हल्का सा छुआ। अब भी वो पीछे होती कि उससे से पहले यारम ने एक हाथ उसके सर के पीछे रखकर जबकि दूसरे से उसके दोनों हाथ पकड़े और ज़ोर से उसके होंठों को अपने होंठों में कैद किया। दुरिया उस अवतार पे घबराई, मगर उसके हाथ भी यारम की गिरफ्त में थे और वो खुद भी दुरिया के सांसें बंद होने को थी जब यारम ने उसे छोड़ा, मगर सिर्फ 2 सेकंड के लिए। अगले लम्हे वो फिर से उसकी कैद में थी। दुरिया की आंखों में आंसू आए थे कि यारम के लम्स में शिद्दत थी, जुनूनियत थी। दुरिया के आंसू निकले थे और उसके आंसू निकलते देख यारम ने अपनी गिरफ्त ढीली की थी। फिर आहिस्ता से पीछे हुआ। दुरिया के होंठ यारम की जुनूनियत की वजह से नीले पड़ गए थे और वो उसे उड़ता देखभाल में हाथ फेरता हुआ उठ खड़ा हुआ। उठो और तैयार होके नीचे आओ, मैं नीचे जा रहा हूँ और खबरदार किसी से इस बारे में भी जिक्र किया तो। यारम उसे वार्न करता कमरे से बाहर निकल गया और दुरिया पीछे बैठी रोती रही। मॉन्स्टर कहीं के कितने ज़ोर से बांट किया मैंने भी, अब ऐसे ही ज़ोर से बांटना गया तो देखना। बहुत से अहद करती शीशे के सामने जाके खड़ी, मगर अपने चेहरे का हाल देखे एक दफ़ा फिर से उन्होंने आंसू से बड़ी आंखें, सुरह चेहरा और नीले पड़ते होंठ। वो चेहरा साफ करते हल्का सा फेस पाउडर लगाती, होंठों पे पिंक कलर का लिप ग्लोज लगाती, एक तनकीदी नज़र खुद बटाली, पर्पल शर्ट और कैपरी पहने, गले में दुपट्टा लटकाए और हल्का सा मेकअप किए तैयार थी। वो प्लेन स्लीपर पहले नीचे चले जहाँ से सब की आवाज़ आ रही थी। वो यूं ही वो ड्राइंग रूम में सब गड़बड़ों के साथ आशा रामीन को देख जल्दी से उनके से बड़ी अपिया दूर की आवाज़ पर आशा रामीन ने उसकी जन्म देखा। वो फ़ौरन से आशा की गले लगी। उसके बाद रामीन से कहा, भाई आप और मुझे क्यों नहीं बताया आपने? दूरी आशा रामीन के दरमियान बैठी शिकायती लहजे में बोली तो सब हंसिए। हम काफ़ी देर से आए हुए अभी जाने ही वाले थे, मगर जैनब बाई ने कहा कि तुम तैयार होकर आ रही हो तो हम रुक गए। दुरिया ने एक नाराज़ से नज़र जैनब पर डाली। वो भी दुरिया को ही देख रहा था। उसके देखने उससे अपनी जानब तक दबा के मुँह फेर गई और जानब उसकी नाराज़गी पे दिल ही दिल में मुस्कुरा। तकरीबन 12 बजे तक आयशा और रामीन वापस घर आ चुके थे क्योंकि उन्हें शाम के लिए तैयारी भी करनी थी। आयशा ने चचा चची और फाई के कपड़े प्रेस करवा के उनके रूम्स में भी भिजवा दिए थे। रामीन और अपने ड्रेसेस भी रेडी करके हैंग कर दिए थे और ख़ुद को बिजी रखने की कोशिश करी ताकि मुसवा की तरफ उसका ध्यान ना जाए, मगर उसकी तब तदबीरें नाकाम हो रही थी। उसके जहन से अभी तक मुसवा का ख्याल ही नहीं निकल रहा था। थक हार के वो अपने बेड पर आज़ाद हुई। जिस शख्स का मैंने बरसों इंतज़ार किया वो मेरी आंखों के सामने था। उससे सब पता था, सब जानते हुए उसने मुझे बताने भी गवारा नहीं किया। क्यों? और अगर आज आमना आंटी वहाँ ना बैठी तो मुझे तो अब भी बताना चलता। अल्लाह जी प्लीज़ मेरी मदद करे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे तो आहिस्ता आहिस्ता वो नींद की वादी में डूबती चली गई। दिन का खाना खा के सब लाउंज में ही बैठे जब अक्सा बेगम ने दुरिया को मुहातब किया। दुरिया बेटा 3 बजे आपकी पार्लर में अपॉइंटमेंट है तो अभी 1 घंटा है, रेस्ट कर लो, फिर रात से पहले टाइम नहीं मिलेगा, ओके? और दुरिया को रेस्ट का नाम सुन के खुशी हो गई थी। मतलब नींद और उसके चेहरे पर खुशी देख के जायम दिल ही दिल में मुस्कुराया था। इस लड़की कुछ नहीं हो सकता, ओके मैं जा रही हूँ रूम में। दुरिया जड़ पर वहाँ से गायब होती और सब उसकी इलिया देख मुस्कुराते। मुस्कुरा तो खाने से पहले का घर से निकला था। ऊन भी अपने किसी दोस्त की तरफ निकल गया था। जायम साहब को बातों में मगन देख के चुपके से वहाँ से उठ के अपने कमरे की जायम बढ़ गया था और आजम साहब उसकी चालाकी नोट करते सर झुका के हंसिए। आशा की आंख रामीन के झुकाने से खुली थी। घड़ी पर नजर दौड़ाई तो दिन के 3 बजने वाले थे। ओ मैं इतनी देर सोती रही, पता ही नहीं चला कि कैसे आँख लग गई। आशा दुपट्टा ओढ़ते हुए बड़बड़ाई। रामीन उसकी सोचती सूजी हुई आंखें देखे चुके थे, मगर कुछ पूछा नहीं। जी आप भी आ जाइए नीचे, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ, खाना तो खाया नहीं आपने तो साथ सैंडविच भी बना देती हूँ, बस आप नीचे आ जाइए। रामीन उसे कहती बाहर की जाम चल, जबकि आयशा फ्रेश होने जायम में कमर में ताल हुआ था। दुरिया बेड पे आड़ी तेज की नींद में गुम थी और जायम उसकी इस कदर नींद पर फर्श अश कार उठा। अभी 10 मिनट पहले ही तो ये रूम में आई थी, इतनी जल्दी सो भी गई। यारम दूसरी साइड पे आके उसके बराबर बैठा था। बिना ड्रेस चेंज किए वो सो रहे थे। कमरे के तमाम लाइट्स ऑफ थे और खिड़की के पर्दे भी खिड़कियों पर थे। कमरे में मुकम्मल तो नहीं, मगर अंधेरा खामोशी अजीब से हवानाक माहौल बना रही थी। यारम कुछ देर तो दुरिया को देखता रहा, फिर उठ के कमरे में से मुझे एक स्टडी रूम में आगे जहाँ चारों तरफ रखी किताबों की अलमारियाँ और कमरे के दरमियान में टेबल पर रखी यारम की चीज़ें। यारम ने एक चौड़ी सीट के लैपटॉप ऑन किया और मेल्स पढ़ने लगा और जैसे जैसे वो मेल्स पढ़ता गया उसे हैरत की शदीद तरीन झटके लग रहे थे। गुस्से से उसने लैपटॉप बंद किया, स्टडी में चक्कर लगाने लगा। फिर उमर को कॉल मिलाई। हाँ उमर, जो जो मेल्स तुमने भेजी हैं मैंने चेक कर लिया है, तो अब तुम उस पर कड़ी निगरानी रखो। जैसे ही कोई और बात पता चले मुझे फ़ौरन इन्फॉर्म करो। उमर को हटाया देता यारम ने कॉल डिस्कनेक्ट करके मोबाइल साइड पर रखा। अगर बेसाब से दुनिया को कोई नुकसान पहुँचा
फिर मेरे घर वालों को तो तुम्हारा अंजाम बहुत इबरत नाक होगा। ये जालमशाह का वादा है। यार भी यहाँ से वहाँ चक्कर काटा वापस अपने रूम में आया, जहाँ दुरिया वैसे ही ख्वाब हरगोश के मजे लूटी थी। उसके चेहरे पर बिखरी मासूमियत ने जान का मिलता मतवजह किया था। उसे उस वक्त सुकून ही चाहिए था जो दुरिया के अलावा कहीं और कहीं और नहीं मिलना था। वो बेहुद सा दुरिया की जान बढ़ा, उसके करीब ही दराज होकर एक नज़र दुरिया की चेहरे पर डाली, हाथ बढ़ाकर उसे अपनी जान खींचा। वो नींद में थी, इसलिए कटी डोर की तरफ याराम की तरफ खींचती हुई आई थी। यार में उसे अपने सीने में बेंचा था, मुझसे कभी दूर मत जाना वरना मैं सब कुछ तहस नहस करके रख दूंगा। मेरे सुकून का तुम वाहिद जरिया हो दूर मखनून जालम शाह, और मैं तुम्हें कभी खुद से अलग नहीं कर सकता। यारम उसके कानों के करीब सरगोशी में बुलाता दुरिया कसमस आई। यारम ने उसे अपने बाजू पर सुलाया तो वो वापस नींद में चलेगी। यारम उसकी गहरी नींद देख के मुस्कुराया था। अक्सा बेगम दुरिया को जगाने आई थी। वो दरवाज़ा ना करने पे यानब नहीं खोला। वो शायद अभी अभी फ्रेश होकर निकला था। अक्सा बेगम ने मुस्कुरा के उसे दुरिया के बारे में पूछा। बेटा दुरिया कहाँ, हमें पार्लर के लिए निकलना है, देर हो रही है, फिर हाल में भी पहुँचना है। 3 बजे का टाइम था और इस वक्त 4 हो रहे हैं। जी मामा, मैं उठा देता हूँ दुरिया को, आप फिक्र मत करें, बस आधे घंटे में वो नीचे आ जाती है। यानम ने अक्सा बेगम के कंधों पे हाथ जमाते हुए कहा तो उन्होंने यानम के माथे पर बोसा दिया। ठीक है बेटा, मैं नीचे इंतज़ार कर रही हूँ, आ जाना फिर। यानम ने दुरिया को उठाया था। वो दुरिया भी बिना चूं चाय की उड़ गई थी। 20 मिनट में शावर लेके वो ड्रेस चेंज करके वो बाहर आई। लेमन कलर का कुर्ता और कैपरी पहने हुए सुबह से ज़्यादा फ्रेश लग रही थी। यानम ने उसे देखा। जब आने के सामने खड़ी बाल बना रही थी, बाल बना के वो पीछे मुड़ी तो यानम को अपनी जानब तख्ता पा के पजल हुई थी। वो शाम मैं जाऊं? यारम को अपने सामने खड़े देख के दुरिया ने पूछा और इसके सवाल पर यारम ने हल्की से मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली। जी जाने चाह जाइए, हम भला आपको रोकने की हिम्मत कर सकते हैं। यारम ने उसकी नाक दबाई तो वो फौरन बाहर भागी थी, जहाँ अक्सा बेगम उसका इंतजार कर रही थी। मगर जाते जाते उसने यारम का कहका ज़रूर सुना था। अक्सा बेगम ने दुरिया के वलीमे का जोड़ा जूते जुल्ली पहले ही गाड़ी में लिखवा दिया था। तो दुरिया के आते ही वो लोग गाड़ी में बैठ गए थे। फिलहाल वो लोग ड्राइवर के साथ ही जा रही थी। वापसी में उन्हें यारम ने पिक करना था। 10 मिनट के ड्राइव के बाद वो लोग शहर के मशहूर मारूफ पार्लर में मौजूद थी और ब्यूटिशियन अपना काम शुरू कर दी तो वहाँ मौजूद लड़कियाँ उस छोटी सी लड़की की किस्में बाश कर रही थी। यारम पार्लर के बाहर खड़ा था जब उसे अक्सा बेगम के साथ वो आती नजर आई और यारम की निगाह वहीं ठहर के थी। सिल्वर और ग्रे कलर की पैर को चुती मैक्सी और पीच कलर के बटा बालों को साइड जुड़ा बना हुआ नाजुक सी ज्वेलरी पहने वो किसी रियासत की मलका लाग रही थी। वो लोग अब यारम के करीब पहुंच चुके थे, मगर दूरिया पे उसकी नज़र हनूस टिकी थी। जब भी यारम की मामा ने गला खंगाला, यारम एकदम होश में। चलिए बेटा, देर हो रही है ना। मुन्नू ने चेहरे पर मुस्कान सजाए कहा तो यारम ने हल्के से सहा, मगर दूरिया पे एक नज़र भी डाली। जो साइड झुका खड़ी थी उसने एक दफ़ा भी यारम के जानम नहीं देखा था। यारम ने गाड़ी का बैक डोर खोला तो अक्सा बेगम ने दुरिया को गाड़ी में बिठाया। रुको तो यारम के साथ आगे बैठे ताकि दुरिया तांग ना हो। यारम ने बैक व्यू मिरर से एक दफ़ा फिर दुरिया को देखा और गाड़ी मैरिज हॉल की जाना बढ़ा दी। गाड़ी मैरिज हॉल के बिल्कुल सामने आकर रुकी तो सबकी नज़र उनकी तरफ उठी। फोटोग्राफर हरकत में आए थे और कटाकट तस्वीर बनाने लगे। यारम ने बैक डोर खोल के दुरिया के यारम अपना हाथ बढ़ाया तो उसने झिझकते हुए अपना हाथ यारम के हाथ में दे दिया। वो गाड़ी से उतरी तो सबकी नज़र उस पर टिक गई थी। ग्रे कलर की मैक्सी पहने दुरिया ब्लैक डिनर सूट पहने यारम दोनों किसी और ही दुनिया के मालूम हो रहे थे। यारम के चेहरे पर सब कुछ जीत लेने की खुशी वादियाँ महसूस हो रही थी। दुरिया यारम के साथ आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हाल के दरवाजे तक पहुंची तो तमाम लाइट्स ऑफ हुई थी और एक स्पॉटलाइट उन दोनों पे आकर रुकी और यारम ने उसे रुकने का इशारा करके एक जानब नज़र घुमाई, जहाँ से बेटर एक ट्रॉली घसीटते हुए ला रहा था। यारम के करीब पहुंच के बेटर ने उस ट्रॉली से कपड़ा उठाया तो सब की नज़रें वहीं अटक गई। ट्रॉली में एक बीच बहा हीरो से जुड़ा ताज पोलो के दरमा रखा था। यारम ने उस ताज को ऐसा से उठाया और दुरिया के सब पहना दिया। चारों तरफ से तालों की आवाज़ आई थी और दुरिया इतने हसीन गिफ्ट में मुँह खोले बस यारम को ही देख रही थी। ये तुम्हारा रुनमई का तोहफा, और अब मुंह बांध कर सब क्या सोचेंगे। यारम ने हल्की सी सरगोशी की थी। उसके कान में उसने सटपटा के नजर झुका ली थी। यारम ने मुस्कुरा के चारों जानब देखा और दुरिया का हाथ थाम कर स्टेज की जानब बढ़ा, जहाँ फूलों से बना खूबसूरत स्टेज सबकी आंखों को हिता कर रहा था। हॉल में चारों जानब कुर्सियां और टेबल लगे थे। एक तरफ कवाली अपने अगर
कवाल अपने गरदों से अलग ही माहौल बना रहे थे, जबकि वहीं पास में ताज से बने हुए थे, तहते से बने हुए थे, जहाँ कुछ लोग महफिल के मज़े लूटे थे। पूरे हाल में बहुत मध्यम से लाइट्स की गई थी, जबकि स्टेज पे मुख्तलिफ रोशनी और फूलों से सजावट की थी। आशा और रामीन अपने चाचा और चाची के साथ काफ़ी टाइम से वहाँ आ चुकी थी और अभी दुनिया से मिलने स्टेज पे जाने वाली थी, जब आशा को किसी बच्चे ने बुलाया था। आप ही वो वहाँ कोने में आपको बुला रहा है। वो बच्चा अपनी बात मुकम्मल करता वहाँ से भाग गया था, जबकि आशा शशोपन में मुबतला थी कि ये जाने किसने बुलाया है, क्या काम हो सकता है मुझसे। मगर फिर रामीन को रुकने का कह के वो हाल के पिछली तरफ जहाँ रोशनी ना होने के बराबर थी, इधर उधर देखती वो आगे बढ़े, मगर वहाँ कोई भी मौजूद न था। आशा बच्चे की शरारत समझ के जो ही वापस मुड़ी, किसी ने बुरी तरह से टकराई और चीख उसके मुंह में ही रह गई कि सामने वाले ने तेजी से उसके मुंह पे हाथ रखा, उससे पीछे दीवार के साथ लगाया था। आशा के माथे पे पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें चमकी थी और सामने वाले की गर्म सांसें उसके चेहरे को झुलसा रही थी। आयशा ने अपने चेहरे पे उसके हाथों को हटाने की कोशिश की, मगर सामने वाले की गिरफ्त इतनी भी हल्की ना थी कि बासानी वो आज़ाद हो पाती। आयशा को जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई थी, वैसे ही जैसे मेहंदी की रात किसी ने उसके मुंह पे हाथ रखा था। मतलब मुस्तफ़ा सोच क्या था। आयशा ने गुस्से से उसकी आंखों में देखा और पूरा जोर लगा के उसके हाथ झटके। मुस्तफ़ा हाथों की ग्रिप ढीली हुई और आयशा उससे 2 कदम दूर हुई। ये आप ही हैं ना मुस्तफ़ा? आयशा ने किसी ख्याल के तहत उससे पूछा। मुस्तफ़ा ने बाल में हाथ फेरते हुए उसकी जानब देखा। हाँ, मुझे कुछ बात करनी थी और मैं जानता था कि आप मेरे बुलाने पे कभी नहीं आएंगी। मुस्तफ़ा ने उसकी तरफ देखा, जिसके चेहरे पर हल्की सी रोशनी पड़ रही थी। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और ऐसी हरकतों से मेरे दिल में आपके लिए सिर्फ नफरत है। बड़ी किस्म या बांधा मेरे रास्ते में मत आइएगा। आयशा गुस्से में कहते उसके पास से गुजरने लगी, जब मुस्तफ़ा ने उसकी कलाई पकड़ के वापस खींचा। आप चाहती मैं आपके रास्ते में कभी ना आऊं, तो मैं नहीं आऊँगा, मगर पहले मेरी पूरी बात सुन ले। मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी आपको मेरी शक्ल तक नजर नहीं आएगी। आयशा ने अपना हाथ वापस खींचा। बोलिए, मैं सुन रही हूँ। रुख मोड़ के आयशा ने कहा था और मुस्तफ़ा ने उसे सारी हकीकत बता दी थी। कैसे वो उसे मिलना चाहता था, मगर मिले बगैर हैदराबाद से कराची के बाद में उससे फुर्सत ही न मिली। जब उसने आयशा के बारे में पता करवाया तो उस पर यह इंकशाफ हुआ कि वो उसके बचपन की दोस्त है, मगर उससे बता नहीं पाया। आयशा, आई स्वेयर मैं आपको सब हकीकत बताना चाहता, मगर तब जब आप मेरी दस्तरस में निकाह में होती, मैं भी आपके लिए बहुत तड़पा हूँ, मगर मैं अपनी मोहब्बत को एक पाकीज़ा बंधन में बांधना चाहता था, इसलिए कुछ नहीं बताया। अब आपकी मर्ज़ी है, आप मेरी बात का यकीन करती हैं या नहीं। मुस्तफ़ा ने हमारी बात न जाने किस दिल से की थी, मगर अब उन बातों का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि आयशा के दिल में बदगुमानी का बाल उचका था। ठीक है मिस्टर मुस्तफ़ा शाह, मैंने आपकी बात सुन ली। आज के बाद मेरे रास्ते में मत आइएगा, मैं आपको नहीं जानती। आयशा अपनी बात मुकम्मल करके आगे की जानब बढ़ गई और उसकी बेएतनाई देख के मुस्तफ़ा का दिल कट के रह गया और फिर वो भी वापस हाल की तरफ बढ़ गया, मगर उसके कदम शिकस्त थे। रामी ने काफ़ी देर आयशा का इंतज़ार किया, मगर जब वो ना आई तो वो खुद ही दूरिया के पास मिलने चले गई और जानम के साथ बातें करते ऊन की नज़र साथ उस पर उठी थी। ब्लैक कुर्तों तक आता फ्रॉक और चूड़ी धा पजामा, लंबा सा दुपट्टा गले में डाले, हल्के से मेकअप में बालों को लाइट सा कर्ल किए वो सीधी उनके दिल में उतरी। हाँ तो बंदरी भी पार लग रही है माशाल्लाह, कहीं मेरी ही नज़र ना लग जाए। ओन दिल ही दिल में उसकी नज़र उतारते हुए उसकी जानब देख रहा था। जब आयशा भी वहाँ वो थोड़ा मुरझाई हुई सी थी और ये बात जाम के अलावा किसी ने नोट नहीं की, क्योंकि सब अपनी बातों में मगन थे। मगर कुछ ही देर बाद मुस्तफ़ा को भी थके हारे कदमों से आदत देख के वो मामले की तह तक पहुँचा था। ओह, तो टॉम एंड जेरी का टकराव हुआ है। गुड साहब खाना खाने की तरफ मुतवज्जह थे। दुनिया तो अपने बारी कपड़ों कुछ दुल्हन नापे की शर्म की वजह से कुछ कह ही नहीं रही थी, जब यार ने उसका कंधा हिलाया। इट्स एवरीथिंग फाइन दुरिया, व्हाट हैपन? यारा ने आयसगी से पूछा था और दुरिया रोहान से उसे देखिए ना, शाह साहब मेरी तरफ देख रहे हैं और एक ये ड्रेस इतना भारी और फिर मुझे भूख भी लगी है, मैं कैसे खाना खाऊं? दुरिया तकरीबन रोने वाली थी जब यारम ने आसपास नजर दुराई तो उसे आशा सामने नजर आई। यारम ने आशा को अपनी तरफ आने का इशारा किया। कोई बात नहीं मेरी जान, अभी आप आशा के साथ बड़ा डलू में जाओ, मैं आपका खाना वहाँ ही भिजवा देता हूँ। वो क्या दुरिया को समझाता। यारम अब अपनी जगह तो आयशा से कुछ बात की और फिर आशा दुरिया को बड़ा डल रूम तक ले गई। यारम ने आयशा और दुरिया के लिए खाना वहीं भेज दिया और अब मुस्तफ़ा की तो बड़ा जो एक कोने में गुमसुम सा बैठा था। मुस्तफ़ा ने काफ़ी दफ़ा नजर आयशा की जान दौड़ाई, मगर वो नज़रें झुकाए एक टेबल पर बैठी, जाने क्या सोची। फिर वो वहाँ से उठी थी। वो मुस्तफ़ा ने नज़र वापस अपने हाथों की लकीरों पर मरकूज की। हे बडी, व्हाट्स अप? क्या हुआ? यूं सो की हालत में क्यों बैठे हो?
यारम उसके कंधे पे थपकी देते हुए उसके पास ही बैठ गया। कुछ नहीं भाई, बस यूं ही सर में दर्द था थोड़ा, और तो कोई बात नहीं। आप यहाँ क्यों आगे, भाभी कहाँ है? मुस्तफ़ा ने लहजे को हल्का पुल्का बनाते हुए कहा, हर में शरारती लहजा अपनाया दुनिया। बेशक उससे उम्र में छोटे मगर रिश्ते में तो बड़ी थी ना। मुस्तफ़ा ने उसे भाभी ही कहना मुनासिब समझा। भाभी आप की हैं, पर मेरी बात टालो ने सीधी सा बताओ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि टॉम एंड जेरी का टकरा हुआ है? क्योंकि बादल उस तरह भी सोगवार है, इसलिए मुझसे कुछ पाने की जरूरत नहीं। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं, आपको गलतफहमी हुई, बस यूं ही थोड़ी थकावट और सर दर्द है, और मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा आपसे। चलिए चल के खाना खा लेते हैं। मुस्तफ़ा यारम को सब बता के उसे परेशान ही करना चाहता था, इसलिए यारम को मुतमईन करने की भरपूर कोशिश की थी, मगर वो अभी भी उलझन में था। पर ज़्यादा कुरेदना मुनासिब नहीं समझा, उसके साथ उड़ गया था। रात के तकरीबन 12 के करीब उनके घर वापसी हुई थी। सब थके हुए थे, इसलिए आते ही अपने अपने कमरे में चले गए। यारम और दूरिया सबसे आहर में घर में दाखिल हुए थे, क्योंकि वो लोग आयशा और अमीन को घर ड्राइव करके आ रहे थे। यारम ने गाड़ी पुरुष में रोक के एक नज़र अपने बराबर बैठे दूरिया को देखा, जो रास्ते में आते आते ही सो गई थी। यारम ने उस पर एक भरपूर नज़र दौड़ाई। आज यारम की नज़रें बार बार उसी की जानब उठी थी, और आज उसे अपने जज्बा पर काबू रखना दुनिया का मुश्किल तरीन काम लग रहा था। बाहर हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी। यारम अपनी तरफ से उधर के दूसरी जानब आया, और दूरिया को बाहों में बढ़ के अपने पाँव से गाड़ी का दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे की जानब बढ़ गया। दूरिया की आंख अभी भी ना खुली थी। यारम ने लाख उसे बड़ आराम से लटाते खुद खिड़की के पर्दे हटा दिए थे, चाहे रोशनी में पानी की कतरे रफ्ता रफ्ता जोर पकड़े थे, और शायद यारम के जज्बात भी शिद्दत एहतियार कर चुके थे। और आज वो अपने जज्बात पे बंद बांधना भी कहाँ चाहता था। आज सारे फांसे मिटा के उसकी रूह तक रसाई चाहता था। यारम ने एक नज़र दूरिया को देखा, जो गहरी नींद में डूबी हुई थी। कमरे की तमाम लाइट साफ करके सिर्फ एक नाइट बल्ब ऑन रहने दिया, और दूरिया के पास ही लेट गया। यारम की नज़र उसकी आंखों से भटकती उसकी नाक के नर पे टिकी, और फिर होंठों पे जो पिंक कलर की शर्ट के लिपस्टिक से रंगे थे। और यारम ने आजकी से झुक के पहले उसके माथे पर बोसा थे, और इंतहाई नरमी से नाथ उसकी नाक से जुदा की। अब उसके कानों से झुमके उतारे और दुपट्टे के उसके सर से जुदा किया। माथे पे सजे छोटे से टीके को आयसा से बालू से निकाला। दुनिया नींद में कसमसाई थी, और करवट दूसरी तरफ की, जिससे यारम ने उसकी उसकी गर्दन से नेकलेस भी निकाल लिया। हाथ बढ़ा के उसका सर अपने बाजू पर रखा, और झुके नरमी से उसके होंठों को छुआ, मगर ये नरमी ज़्यादा देर तक बरकरार ना रही। यारे में उसके होंठों को अपने घुटने से छुआ, और दुरिया की आंख अपने चेहरे पर पड़ती उसकी गर्म सांसों से खुली। शाह क्या हुआ, आप सोए नहीं अभी तक? सब ठीक है? दुरिया ने मनी मनी आंखों से उसे देखा। एक तो कमर में अंधेरे की वजह से यारम का चेहरा उसे सही तरह से दिखाई भी नहीं देख रहा था। नहीं दुरिया, कुछ भी ठीक नहीं, मैं भी ठीक नहीं हूँ। अब मैंने चेहरा दुरिया की गर्दन में छुपाते ही यारम ने सरगोशी की, क्या हुआ आपको? कहीं दर्द हो रहा है क्या आपको? दुर्गा मासूमियत से उसके बाल में हाथ फेरते बोली, हाँ ना, दर्द हो रहा है यहाँ। यानक पीछे हुआ, और दुर्गा का हाथ अपने दिल के मुकाम पर रखा। ओ नो, हम डॉक्टर के पास जाएं, शायद ज़्यादा दर्द होगा ना। वो फिक्रमंदी से गोया हुई, तो यारम को उस पर टूट के पड़ा। नहीं दुर्गा, मेरा इलाज डॉक्टर के पास नहीं, तुम्हारे पास है। मुझे सुकून चाहिए जो सिर्फ तुम्हारे करीब रह के मिलता है मुझे। यारम ने दुर्गा का चेहरा अपने हाथों के पाले में भर के उसकी तरफ देखा, जो ना समझी से उसकी बहकी बहकी बातें सुनी थी। अभी वो कुछ और पूछती उससे पहले यारम ने उसको चुप करवा दिया था। उसकी सांसें अपनी सांसों में मुंतकिल की थी। उसकी गिरफ्त हल्की भी नरम ना थी। यारम ने पीछे होकर उसकी चलती रुकती सांसों को देखा। हाथ उसके पीछे ले जाके मैक्सी की जिप खोली थी। शाह क्या करे, हम दुनिया ने खौफजदा होकर उसके हाथ पकड़े, मगर यारम बिना कुछ बोले अपने हाथों की उंगलियों में उसकी उंगलियां फंसाईं। शाह छोड़ी मुझे, अब हाथ से बाहर है। मैं बाकी मानदा बात उसके मुंह में ही रह गई थी। यारम ने एक दफ़ा फिर उसको चुप करवाया था, और हाथ छुड़ाने की कोशिश करते, मगर आज यारम की गिरफ्त मजबूत थी। दुनिया के सांसें आपको खोलने लगी थी जब यारम पीछे हुआ। दुनिया जोर जोर से सांस रही थी। यारम ने नज़र उसी पर टिकाए हुए अपने शर्ट के बटन खोले, तो उसे ऐसा करते देख दुनिया बैठ से उतरने लगी। जब यारम ने खैंच को से वापस पैर पे अपने जगह पर पटा था, तो ये आज मुझे रोकने की कोशिश मत करना। मैं आज सारी हदें तोड़ देना चाहता हूँ। मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो, वरना फिर तुम्हें ही मेरा गुस्सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, जो तुम बिल्कुल सह नहीं पाओगी। अब बिल्कुल चुप। दुनिया की आंख से एक आंख से टूट के तकिए में जज्ब हुआ था, और उसने खुद को यारम के रहम करम पर छोड़ दिया। यारम एक दफ़ा फिर उसके चेहरे पर झुक गया, और दुनिया ने पूरी रात उसकी शिद्दतें बर्दाश्त की थी। यारम के हर हर लम्स में मोहब्बत वाजा थी। बाहर बारिश बरस रही थी, और अंदर यारम अपना प्यार दुनिया पर बरसाता रहा।